वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। इससे पहले मैंने जो चैप्टर फिनिश किया है वो किया है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उसके अंदर हम कंपैरिजन करते थे एक ही कंपनी के डाटा का एक ईयर का लास्ट ईयर से कंपेयर, मतलब करंट ईयर का लास्ट ईयर से कंपैरिजन करते थे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं। आपको पता है आप फिनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाया था लास्ट चैप्टर में, फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया था, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो आपने बनाई है, आपको सिंपल बैलेंस शीट दी होगी, उससे कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओगे, मतलब आपने अपनी बैलेंस शीट का एनालिसिस किया, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस किया। उसके बाद आपको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम गिवन थी, उससे आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाया कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें डिक्रीज हो रही हैं। ठीक है, लेकिन देखना ये जो आपने एक टेक्निक सीखी एनालिसिस करने की, वो सक्सेसफुल कहाँ नहीं है, तो क्यों हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारा सामने आ रहा है। तो देखना एक बार ध्यान से। अच्छा एक चीज़ बताओ, एक एक्स कंपनी है और एक वाई कंपनी है, हमें ये बताना है कि दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी बेटर है। ठीक है, और हम कंपैरिजन करने के लिए टेक्निक यूज कर रहे हैं कंपैरेटिव, उसके डाटा को एनालिसिस करने के लिए कंपैरेटिव जो आपने लास्ट चैप्टर सीखा वो टेक्निक यूज कर रहे हैं। ध्यान से देखना, ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का जो आरएफओ है, सेल है, ठीक है, मान लो 1997 की 10,000 है और 1998 की 20,000 है। ठीक है, तो मैंने एक बार कंपैरेटिव का यूज किया, इंक्रीज और डिक्रीज एंड परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपने देखा 10 थी 20 हो गई, 10 इंक्रीज हुई, 10/10 इंटू 100, 100% इंक्रीज हुई, 10,000 इंक्रीज हुई और 100% इंक्रीज हुई। ठीक है, तो अभी इसी तरह से आप कौन सी कंपनी का निकाल के देखोगे, वाई कंपनी का निकाल के देखोगे। ठीक है, वाई कंपनी का निकाल के देखोगे, 10 थी 20 हो गई, 10 इंक्रीज हुई, कितने परसेंट इंक्रीज हुई, तो एक्स कंपनी की जो ये आरएफओ इंक्रीज हो रही है वो 100% इंक्रीज हो रही है। वाई की देखना, इसकी है 1,50,00,000, इसकी है 10 लाख है, और ये हो गई 15 लाख। 10 लाख थी, 15 लाख हो गई, तो बताना कितनी इंक्रीज हो रही है, 5 लाख से इंक्रीज हो रही है। तो 5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, 50%। ठीक है, आप देखो इसी तरह से ही आपने कंपैरिजन किया था कि आपने एक्स कंपनी का जैसे कंपैरेटिव निकाला तो आरएफओ 100%। अब एक चीज बताओ, अगर मुझे एनालिसिस करना हो, मैं किसी एब्सोल्यूट डेटा को ना देखूं, अगर मैं ऐसे देखूं कि इसकी सेल 100% बढ़ रही है और इसकी सेल 50% बढ़ रही है, तो मैं कहूँ कौन सी कंपनी बेटर है, तो आप 100% देख के आप कहोगे कि मैम एक्स कंपनी बेटर है। लेकिन आप मुझे बताओ, क्या एक्स कंपनी और वाई कंपनी का कंपैरिजन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसकी आरएफओ है 1000 में, इसकी है लाख में। ठीक है, कईयों की करोड़ों में होगी, तो आप कंपैरिजन नहीं कर सकते कंपैरेटिव स्टेटमेंट की टेक्निक के बेस पे। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो एनालिसिस है वो वहां सक्सेसफुल है जहां पे आपको इंट्रा फर्म एनालिसिस करना हो, विद इन द फर्म के एक ही फर्म का एक ईयर का दूसरे ईयर से कंपैरिजन करना हो, वहां पे सक्सेसफुल है। लेकिन अगर एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना हो तो वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट आप देख लो सक्सेसफुल नहीं है। आपने एक्स और वाई का कंपैरिजन करना चाहा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट से करना चाहा, तो आपने देखा इसकी सेल 100% बढ़ रही है, इसकी 50%, तो हम कहेंगे एक्स कंपनी बेटर है। लेकिन आप यहाँ तो देखो इसकी सेल सिर्फ 10,000 बढ़ी है और इसकी 5 लाख बढ़ी है, क्या आपस में कंपैरिजन पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब है
कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो एनालिसिस करने की जो एक टेक्निक है वो इंट्रा फर्म एनालिसिस मतलब विद इन द फर्म, कि जहां पे आपको कंपैरिजन करना हो विद इन द फर्म, एक ही फर्म का एक ईयर से दूसरे ईयर से कंपैरिजन करना हो वहां पे सक्सेसफुल है। लेकिन एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना हो वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती। तो अगर हमें दूसरी फर्म से कंपेयर करना हो तो वहां पे हमें एनालिसिस करना होता है, एक और टेक्निक सीखनी पड़ती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। क्या करनी होती है, कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट है। कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। अब कैसे है बच्चे, ध्यान से सुनना। कल तक आप सिर्फ ऐसे चल रहे थे कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज करनी है, लेकिन अदर फर्म से अपने आप को कंपैरिजन करना हो तो एक कॉमन आइटम के बेस पे करना होता है। कैसे, ध्यान से सुनो बच्चे। आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, आप सबके मार्क्स आएंगे 12th क्लास में। मान लो कोई एक बंदा है, रुचि है, कोई एक और पर्सन है, मान लो कविता हो गई, हो सकता है एक और पर्सन हो गई प्रिया, ठीक है, एक और हो गई गीता, ललिता, अलग अलग बहुत सारे नाम हैं, राहुल। सबके मार्क्स आएंगे। मान लो इसके मार्क्स आए 450, इसके मार्क्स आए 400, इसके मार्क्स आए 500, इसके मार्क्स आए 400, इसके 450, इसके 300। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप सारे 12th क्लास में पढ़ रहे हो, ये सारे जने, आपने अपने मार्क्स की ये जो बताई, ये एब्सोल्यूट अमाउंट बताई कि आपके इतने मार्क्स आने हैं। लेकिन अगर आप सबको कंपैरिजन करना हो तो आप मुझे बताओ, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालोगे एक कॉमन आइटम के बेस पे। आप मुझे बताओ, परसेंटेज निकालने की हर कोई अपॉन में 500 रखेगा, एक कॉमन आइटम रखेगा। अगर आपको दूसरों से कंपेयर करना है ना, तो परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन आइटम देखो, हर कोई अपॉन में 500 रखेगा। आप अपने आप को 10th क्लास के बच्चे से कंपेयर नहीं कर सकते, चीजें सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी अपॉन में 500 रखेगा, ये भी 500 रखेगा, 500 रखेगा। और परसेंटेज जब निकालोगे, परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूले में 100 आता है, तो बताओ इसके कितने परसेंट आएंगे, 90। इसके निकालोगे, इसके कितने परसेंट आएंगे, 80। बताओ इसके कितने परसेंट आएंगे, 100%। ठीक है, इसके कितने परसेंट आएंगे, 80%, इसके 90%, ठीक है, इसके 60%। तो अब मुझे बताओ, आपको अगर अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर करना हो तो आपकी जो भी अमाउंट है उसके अपॉन में कॉमन आइटम रखते हैं, तभी हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर दूसरों से कंपेयर करना है तो अपॉन में अपने ईयर की, लास्ट ईयर की अमाउंट ही कॉमन आइटम बेस में रखते हैं, तो हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर सकते हैं। दैट मीन्स इंटर फर्म एनालिसिस। इंटर फर्म होता है जब एक फर्म का दूसरी फर्म से हमें कंपैरिजन करना होता है, तो कॉमन साइज स्टेटमेंट मतलब एक कॉमन आइटम के बेस पर हम परसेंटेज निकालते हैं, तो और हम फिर दूसरी फर्म से अपने आप को कंपैरिजन कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं कि हम उनसे बेटर हैं या वीक पॉइंट पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप सेम चीज होगी, एक कॉमन आइटम के बेस पे आपको परसेंटेज निकालनी होगी। तो अगर कॉमन आइटम के बेस पे निकालोगे तो जो भी हमारी परसेंटेज आ रही है, तो हम दूसरी फर्म से कंपेयर करेंगे तो वो सक्सेसफुल, बिल्कुल सही होगा कंपैरिजन। ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सिर्फ वहीं सक्सेसफुल होता है जहां पे एक ही फर्म का एक ईयर से दूसरे ईयर से कंपैरिजन करना हो, वहां पे कंपैरेटिव स्टेटमेंट से जो परसेंटेज निकलती है वो सक्सेसफुल है। लेकिन अगर आपको एक फर्म का दूसरी फर्म से कंपैरिजन करना हो तो कॉमन आइटम के बेस पे निकाला जाती है परसेंटेज। तो आज आप परसेंटेज निकालोगे कॉमन आइटम के बेस पे। देखना ध्यान से कैसे परसेंटेज निकालनी है आपने कॉमन आइटम के बेस पे। जैसे आपको पता है 12th क्लास का जब रिजल्ट आएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जितने भी 12th क्लास के बच्चे इन्होंने अपनी परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में 500 रखेंगे, मतलब टोटल मार्क्स रखेंगे अपॉन में। ठीक है, तो आज भी देखना, मैं परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन आइटम बताऊंगी आपको, उसके बेस पे ही आपने पूरी लाइन की परसेंटेज निकालनी है।
तो सेम पिछले चैप्टर की तरह सिंपल बैलेंस शीट दी होगी, आपको कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी होगी, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए एक कॉमन आइटम यूज करोगे। आपको सिंपल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा, आपको कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा। कॉमन से ही पर समझ लेना, सब हर एक आइटम की परसेंटेज निकालने के लिए एक कॉमन आइटम यूज की गई है। जैसे इन सारे बच्चों ने, बेशक से ऑल ओवर इंडिया के बच्चे भी हों, जब वो 12th की परसेंटेज निकालेंगे तो अपॉन में कॉमन आइटम टोटल मार्क्स ही यूज करेंगे परसेंटेज निकालने के लिए, ताकि ये पता लग सके कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। ठीक है, तो सेम आज मैं आपको बताती हूँ सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, उसका फॉर्मेट बताती हूँ। सिंपल बैलेंस शीट जैसे होती है वैसे होगी। कॉमन साइज में कंपेरेटिव की तरह ही 2 कॉलम और बढ़ देंगे, क्योंकि 2 अमाउंट के होते ही हैं, 2 और बढ़ाने हैं बस आपने। ठीक है, तो सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है देखना ध्यान से। सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट हम कैसे बनाते हैं, दिस इज द नोट नंबर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये जो मैंने लाइन खींची, 2 तो एब्सोल्यूट अमाउंट के, ध्यान से देखना मैं कैसे कर रही हूं। एब्सोल्यूट अमाउंट, रियल बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले होता है, प्रीवियस बाद में। इसके अंदर आप करंट ईयर पहले प्रीवियस पहले लिखोगे, करंट बाद में, और रियल में करंट पहले होता है, प्रीवियस बाद में। मान लो मेरा कोई भी सम गिवन होगा, तो 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017। बच्चे ये आपको कितने में गिवन हो सकते हैं, क्योंकि आपने आपस में एक साल का दूसरे साल से कंपैरिजन नहीं करना। ठीक है, तो एक गिवन है, 1 साल की परसेंटेज निकालो, 2 साल गिवन है, दोनों साल की, 3 साल गिवन है, 3 साल की परसेंटेज, क्योंकि आपस में रिलेशन नहीं है। उसी तरह से आपको इन दोनों सालों की परसेंटेज निकालनी है। 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, आपको परसेंटेज निकालनी है फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल, परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। ठीक है, परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। ऊपर देखना बच्चे हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट बना रही हूं मैं। कॉमन साइज बैलेंस शीट as at 31st March 2016 and 31st March 2017। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये भी मैं इसका मीनिंग बताती हूँ, ये मैंने लिखा क्या है। ये कॉलम पर्टिकुलर का बैलेंस शीट बना रही हूँ। आपको पता है बैलेंस शीट में सबसे पहला साइड होता है इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड। इसमें सबसे पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, इसमें सबसे पहली सब हेडिंग शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट सिलेबस का पार्ट नहीं है। दूसरी मेन हेडिंग भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो दूसरी मेन हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटीज में सबसे पहली सब हेडिंग, ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद होती है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सिलेबस का पार्ट नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस।
आपको पता है मैं मैक्सिमम बता रही हूँ, सम करते टाइम हो सकता है ये दोनों सब हेडिंग ना हो, एक हो, इनमें से एक ही हो, मतलब मैं आपको मैक्सिमम लिख के बता रही हूँ। करंट लायबिलिटीज, ये मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग को ऐसे अंडरलाइन किया करो, सब हेडिंग ऐसे लिखा करो। इसके अंदर पहली शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स के बाद ट्रेड पेबल्स, फिर अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे हमें बैलेंस शीट का टोटल करना पड़ता है, तो हमें डबल लाइन एक साइड पूरा हो गया, बैलेंस शीट का हमें एक साइड पूरा हो गया, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, आगे देखना। उसके बाद बच्चे हमारी स्टार्ट होता है असेट साइड। असेट साइड में सबसे पहली मेन हेडिंग नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में सबसे पहली सब हेडिंग फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स में टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स। उसके बाद आपको पता है दूसरी होती है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। डेफर टैक्स असेट नहीं होती हमारे सिलेबस में। अदर लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म लॉन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट अदर नॉन करंट असेट्स। उसके बाद होती है करंट असेट्स हेडिंग। करंट असेट हेडिंग में सबसे पहली सब हेडिंग करंट इन्वेस्टमेंट, फिर इन्वेंट्रीज। आपको पता है 6 होती है, मैं अभी सिर्फ 2 लेके चल रही हूँ, फिर नीचे में दिखेगा नहीं तो आपको। ठीक है, तो 2 ही सब हेडिंग में लेके चल रही हूँ यहाँ पे आपके पास। बच्चे मैं 2 भी नहीं लेके चल रही, करंट उसके अकॉर्डिंग देख लेना। यहाँ पे आपका टोटल हो जाता है बैलेंस शीट का। ठीक है, यहीं पे आपका बैलेंस शीट का क्या हो जाता है, टोटल हो जाता है। एक मिनट देखती हूँ नीचे अगर होता है तो। ठीक है, देखना बच्चे ध्यान से कि हमें क्या करना है इसके अंदर। अब मान लो ये चीज क्योंकि आपके पास गिवन होती है, कंपैरिजन नहीं करना, क्या करना है, मान लो ये 16 है और ये 17 है। शेयर कैपिटल आपके पास गिवन है 10 लाख, ये गिवन होगा आपको। रिजर्व एंड सरप्लस 2 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपके पास है 4 लाख और लॉन्ग टर्म प्रोविजन है 1 लाख, 1 लाख। शॉर्ट उसके बाद मतलब आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं 1 लाख। उसके बाद शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपके पास है 2 लाख, ट्रेड पेबल्स 1 लाख। ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज 1 लाख, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 2 लाख, ये गिवन है। यहाँ आपके पास गिवन है 20 लाख, 4 लाख, 1 लाख,
2 लाख, 3 लाख, 2 लाख, ये सब कुछ गिवन होगा आपको। आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्या गिवन है, सब कुछ गिवन होगा। आपको पता है ये सारी बैलेंस शीट की आइटम ही इस तरह से गिवन होगी। वो टोटल करो बैलेंस शीट का, क्योंकि आपका यहाँ पे टोटल हो गया। बैलेंस शीट के एक साइड का टोटल, ये बैलेंस शीट के दूसरे साइड का टोटल। एक बार टोटल करना, 10, 12, 12 और 4 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24 लाख। ठीक है, इस साइड का करते हैं 24, 25, 27, 30, 32, 35 लाख। इस साइड का टोटल आ रहा है 35 लाख। अब लेते हैं फिक्स असेट। फिक्स असेट है 12 लाख। टेंजिबल 2 लाख। ठीक है, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हैं 4 लाख, और आपके पास अदर नॉन करंट असेट्स हैं 1 लाख, थ्री लाख। करंट असेट 3 लाख, मतलब जो जो सारी चीजें गिवन है, गिवन होगा ये सारा का कुछ आपके पास। तो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 20। आपको पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। ठीक है, ये लेते हैं आगे हम। $15 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 'अच्छा ये सारा आपके पास होगा। जो जो चीज़ें बैलेंस शीट में है ये तो मैंने एज्यूम की, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पास होंगी। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। करना क्या है आपने आज कंपैरिजन नहीं करना कि 10 था 20 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ कितना डिक्रीज। नो, आज आपने दूसरी फर्म से कंपेयर करना है, तो जिसकी वजह से एक कॉमन आइटम के बेस पे परसेंटेज निकालनी है। तो आपको एक कॉमन चीज़ चाहिए होगी परसेंटेज निकालने के लिए, कि हर एक चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन आइटम यूज़ करोगे। तो आप कहोगे कॉमन चीज़ क्या होगी। जैसे आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालने के लिए कॉमन यूज़ करते हो टोटल, तो यहाँ पे भी आप बैलेंस शीट का टोटल यूज़ करोगे। ये 24 लाख। इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए आप अपॉन में रखोगे 24 लाख, पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए। कैसे, मान लो RFO है 10 लाख, तो आप परसेंटेज कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनना। 10 लाख अपॉन में बैलेंस शीट का टोटल, कॉमन आइटम है 24 लाख, इंटू 100। जो भी परसेंटेज आएगी वो यहाँ लिख दोगे। कोई इंक्रीज डिक्रीज का चक्कर नहीं है। अब ध्यान से देखना। नेक्स्ट है 2 लाख। 2 लाख अपॉन में एक कॉमन आइटम 24 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी यहाँ। नेक्स्ट बची 4 लाख है। 4 लाख अपॉन में 24 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी। 1 लाख अपॉन में 24 लाख इंटू 100। ये तभी देखो मैंने लिखा है यहाँ पे परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। जो परसेंटेज निकालनी है वो बैलेंस शीट के टोटल से निकालनी है। मतलब जो परसेंटेज निकली है वो किस बेस पे निकली है, तो बैलेंस शीट के टोटल के बेस पे निकली है। ठीक है, 1 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100 यहाँ। 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। नेक्स्ट देखना, 1 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100। 24 लाख अपॉन में कोई 24 लाख इंटू 100, तो यहाँ 100% आएगा। देखो हम ये ऐसे चल रहे हैं, इस कॉमन में ऐसे नहीं चल रही। लास्ट ऐसे हम चलते थे पिछले चैप्टर में,
आज मैं दिस अपॉन दिस इंटू 100 यहाँ लिख रही हूँ, दिस अपॉन दिस इंटू 100, दिस अपॉन दिस इंटू 100, तो ऐसे चलूंगी, आगे भी देखना। 12 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 4 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 24 लाख इंटू 100, 24 लाख अपॉन में भी इसकी अपनी 24 लाख इंटू 100%। तो ये मैंने ऐसे किया, इसको वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं, आपस में मुझे इससे कोई रिलेशन नहीं है। ये 1 साल का भी गिवन हो, ये कॉलम बनाओ, साथ में ये लिखो परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल, ये कितने भी साल का भी हो सकता है आपका। प्लस अब इसका देखो, इस वाले साल की परसेंटेज निकालनी है, तो इस साल का बैलेंस शीट का टोटल है 35 लाख, तो इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालने के लिए अपॉन में 35 लाख रखोगे, कॉमन आइटम बैलेंस शीट का टोटल है, तभी मैंने लिखा परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल, कि जो भी लाइन की परसेंटेज निकालनी है वो बैलेंस शीट के टोटल से निकालनी है। तो बैलेंस शीट का टोटल है 35 लाख, तो 20 लाख अपॉन में ये वाला साल का 35 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी, 44 लाख अपॉन में 35 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 3 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 2 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 1 लाख अपॉन 35 लाख इंटू, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है, इंटू में तो 100 लगाना पड़ेगा, 1 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, 35 लाख अपॉन 35 लाख इंटू 100, मतलब इस पूरी लाइन के अपॉन में बैलेंस शीट का टोटल लिखोगे और परसेंटेज लिखते जाओगे। तो ये हो गया आपका वर्टिकल एनालिसिस। ऐसे ही अगर 1 साल और दिया होता तो हम बस ऐसे एब्सोल्यूट अमाउंट प्लस उसकी परसेंटेज इस तरह से बढ़ाना होता है। तो ये था सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट, लेकिन पूरी हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया बच्चे सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट बता रही हूँ। ये मैंने सिखा दिया, एक बार मैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन और बताती हूँ, फिर आप कर लेना। देखना बच्चे, आप फर्स्ट इलस्ट्रेशन निकालो, आपकी जो भी सेशन की बुक है, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट चैप्टर जो स्टार्ट करना है, इसके अंदर वो कह रहा है आपको एक बैलेंस शीट गिवन है ऑक्सफोर्ड लिमिटेड की, लेकिन प्रॉपर बैलेंस शीट आपके पास यहाँ पे नहीं है, प्रॉपर बैलेंस शीट आपके पास यहाँ पे नहीं है क्योंकि हेडिंग सब हेडिंग में नहीं दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे ही उतार दोगे, प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग में ही लिखना है, ठीक है। तो सिंपल बैलेंस शीट से पढ़ना, नीचे लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो प्रॉपर चलो आप यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड, इसके अंदर पहली हेडिंग शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स में हम लिखते हैं शेयर कैपिटल। चेक करो आपके पास शेयर कैपिटल गिवन है, यस, आपके पास इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस दोनों का टोटल आता है शेयर कैपिटल में। तो आप इसका है ना नीचे, इसके नीचे वर्किंग नोट बनाओगे, नोट्स जिसे हम कहते हैं वर्किंग नोट, कैसे बनाओगे, आपको शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाना है, ठीक है। तो देखना कैसे, इक्विटी शेयर कैपिटल 2016 की और 17 की कितनी है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी है, इस तरह से करके बताना है। आपके पास इक्विटी दोनों साल की 16 लाख है, इस साल की भी 16 लाख है, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसकी 2 लाख है, और इस साल की भी 2 लाख है। तो टोटल शेयर कैपिटल मेरे पास कितनी आ जाएगी, 18 लाख दोनों सालों की। तो ये वर्किंग नोट में करके बताना है कि अगर बाई चांस कोई चीज़ हेडिंग और सब हेडिंग में नहीं दी हुई तो आपको ये इसके नीचे बनाना है। मैंने दिखाने के लिए अभी बीच में लिख दिया है, लेकिन आपको ये बना के ये शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बनाया है आपने। तो यहाँ लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1 कि 18 लाख ये आपने कहाँ से लिखा है, क्योंकि
इक्विटी और प्रेफरेंस के नाम से तो लिखा भी नहीं जाता बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद आपको पता है दूसरे नंबर पे चाहिए होता है रिजर्व एंड सरप्लस। देखो रिजर्व एंड सरप्लस डायरेक्ट दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। बताओ रिजर्व एंड सरप्लस लास्ट ईयर का कितना है, 4 लाख, लास्ट ईयर का 4 लाख है। और इस साल का ध्यान रखना, रियल बैलेंस शीट में करंट ईयर पहले होता है, और ये है 5,40,000, ठीक है। उसके बाद आपको पता है दूसरी मेन हेडिंग मेरी बनती है नॉन करंट लायबिलिटी। चेक करो नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे पास क्या क्या है बच्चे। नॉन करंट लायबिलिटी में मेरे पास डायरेक्ट ही नॉन करंट लायबिलिटीज के नाम से हेडिंग दी हुई है। इस साल का 14 लाख है और इस साल का 14,40,000, करंट ईयर का 14,40,000। कोई सब हेडिंग नहीं दी, कोई बात नहीं। उसके बाद थर्ड करंट लायबिलिटी, मेन हेडिंग, इसमें भी मेन हेडिंग दिया और कुछ नहीं दिया इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। लास्ट ईयर का 4 लाख है और इस साल का 7,20,000 है, ठीक है। आपको पता है बैलेंस शीट का पूरा साइड पूरा हो चुका है, ठीक है। एक साइड पूरा हो गया। अब एक चीज बताओ, मुझे इसका टोटल करना है तो ऐसे लाइन खींचनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो इस साल का मेरा टोटल आ जाएगा बच्चे 40 लाख और इसका 45 लाख। ठीक है, ये हो गया बच्चे बैलेंस शीट का टोटल। उसके बाद आपको पता है असेट साइड स्टार्ट होता है। असेट साइड में पहली हेडिंग नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में आपको इसी नाम से ही दी हुई है, नॉन करंट असेट्स के नाम से ही। लास्ट ईयर की 28 लाख और इस साल की दी हुई है 30,60,000। उसके बाद और सब हेडिंग नहीं दी हुई इसकी, करंट असेट्स। मतलब आपने बैलेंस शीट की हेडिंग सब हेडिंग बिगाड़नी नहीं है। अगर कुछ अलग जैसे पहले दिया था इक्विटी शेयर प्रेफरेंस, आपको पता है ये दोनों आते शेयर कैपिटल, तो बाहर वर्किंग नोट में टोटल करके फिर लिखा बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल के नाम से। तो 12 लाख और ये है 14,40,000। आपको पता है बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल मैच करता है। देखो मैच कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, आपको पता है ये चीज गिवन थी और ना मुझे आपस में ऐसे कंपैरिजन करना है। कॉमन साइज को हम वर्टिकल एनालिसिस भी कहते हैं क्योंकि ऐसे चलता है। आपको पता है पहले आपने 16 की परसेंटेज निकालनी है। देखो ये 16 की एब्सोल्यूट अमाउंट है। अब आप 16 की परसेंटेज निकालोगे बैलेंस शीट के टोटल से। एक कॉमन आइटम है बैलेंस शीट का टोटल। तो आप बताओ 16 में बैलेंस शीट का टोटल कितना है, 40 लाख। तो अब निकालो, कैसे निकालोगे? परसेंटेज निकलेगी 18 लाख अपॉन में बैलेंस शीट का टोटल 40 लाख इंटू 100। काट के जो भी परसेंटेज आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है, काट के जो भी परसेंटेज आएगी वो लिखनी है। ये आ रही है 45%। क्लियर और नॉट? ठीक है, 45%, 18 लाख अपॉन में 40 लाख इंटू 100। उसके बाद नेक्स्ट परसेंटेज कैसे निकालोगे? 4 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। 14 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, जो भी परसेंटेज आएगी। 4 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 40 लाख अपॉन 40 लाख। जब आप इसकी अपनी परसेंटेज निकालोगे इस लाइन की, तो 40 लाख तो है, अपॉन में कॉमन आइटम 40 लाख, ठीक है, इंटू 100। आप देखो किसी बच्चे के 500 मार्क्स आते हैं तो वो भी तो अपॉन में 500 ही रखता है परसेंटेज निकालने के लिए, तो 100% आ जाते हैं। तो ये 100%। 28 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 12 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100, 40 लाख अपॉन 40 लाख इंटू 100। मतलब ये इस पूरी लाइन की एब्सोल्यूट अमाउंट थी। आपको
कॉमन आइटम 40 लाख के बेस पे इस पूरी लाइन की परसेंटेज हमने यहाँ लिख दी। अब इस पूरी लाइन की परसेंटेज निकालो, और बैलेंस शीट का टोटल है 45 लाख, तो इस पूरी लाइन के अपॉन में परसेंटेज निकालने के लिए 45 लिखोगे तो 18 लाख अपॉन 45 लाख इंटू 100 यहाँ आ जाएगी। 5 लाख 40 अपॉन 45 लाख इंटू 100, 440 अपॉन में 45 लाख इंटू 100, 720 अपॉन में 45 लाख इंटू 100, 45 लाख अपॉन 45 लाख इंटू 100, 30 लाख 60 अपॉन 45 लाख इंटू 100, 14 लाख 40,000 अपॉन 45 लाख इंटू 100, 45 लाख अपॉन 45 लाख इंटू 100, 100% आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर कई बार क्वेश्चन कर देता है, आप एक चीज बताओ, आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो, जो एक कॉमन आइटम है, ठीक है, उसे किसके इक्विवेलेंट माना गया है? 10 के, 1000 के, 100 के, क्योंकि आप देखो जो आपके 500 नंबर है वो 100% के इक्विवेलेंट है ना। तो कई बार एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कॉमन साइज बैलेंस शीट है उसमें कॉमन जो आइटम है बैलेंस शीट का टोटल है उसको किसके इक्विवेलेंट माना गया है? 10 के, 1000 के, 10,000 के या 100 के। तो आपको पता है आप अपने मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो जो अपॉन में कॉमन आइटम रखते हो 500 वो 100% अमाउंट ही तो है, टोटल इससे ज़्यादा तो किसी के आ ही नहीं सकते। ठीक है, तो 100 के इक्विवेलेंट माना गया है। ऐसे ही आप सारे सम बैलेंस शीट वाले कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड इलस्ट्रेशन में भी बच्चे हेडिंग सब हेडिंग सही ढंग से नहीं लिखी हुई, तो आपने प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग में लिखना है। आपको मैं बता देती हूँ, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस लिख दोगे। उसके बाद लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटीज के लिए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस दिया हुआ है। ठीक है, आप कर पाओगे इसे करना, मतलब इस लेक्चर को देख के आप इलस्ट्रेशन 3rd तक कर सकते हो। ठीक है, 3rd इलस्ट्रेशन तक आप आसानी से कर सकते हो और 3rd क्वेश्चन तक भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपने करना है बच्चे। सिंपल बैलेंस शीट से कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनती है, तो इस तरह का बच्चे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है आपका करने को। सेकंड इलस्ट्रेशन आपने खुद कर लेनी है, अच्छे से कर लेंगे मेरे ख्याल से। ठीक है, मतलब अगर आपको प्रॉपर बैलेंस शीट की आइटम सही ढंग, जैसे 3rd में प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग में दिया है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेकेंड इलस्ट्रेशन में आपको पता है प्रॉपर हेडिंग सब हेडिंग नहीं है तो उनको लिखना हेडिंग सब हेडिंग में। ठीक है, मतलब ये चीज पूरी कर लो, ये तो बाद में परसेंटेज निकल जाएगी। अब एक बार कई बार क्वेश्चन में क्या होगा, ये दिया होगा 1, तो 1 साल की परसेंटेज निकालनी है, ये नहीं, ये लिखते ही एब्सोल्यूट अमाउंट और परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। हो सकता है ये 3 साल के हो तो तीनों सालों की परसेंटेज हर साल का बैलेंस शीट का टोटल कॉमन आइटम हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमारे 3rd सम हो जाएंगे।